हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षक की भूमिका, शिक्षार्थी की भूमिका, यानी कि शिक्षक और छात्र संबंध की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इसके पिछले वीडियो में हमने सीखने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण को डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इसके अलावा सभी वीडियो की पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले शिक्षक की भूमिका। तो यहाँ पर यदि हम बात शिक्षक की करें तो शिक्षक की भूमिका उस सीढ़ी जैसी है जिसके ज़रिए लोग जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन सीढ़ी वहीं की वहीं रहती है। यानी कि शिक्षक जो है लोगों को सही रास्ता दिखाता है, जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और शिक्षक भले ही मतलब उसी जगह पे बना रहे, लेकिन वह दूसरे लोगों का जो जीवन होता है उसको सुधार देता है। इसके अलावा शिक्षक वह है जो हमें किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन को जीने की कला भी सिखाता है। एंड एक शिक्षक का जो जीवन है वो कई दीपों को प्रज्वलित करता है। और शिक्षक के संबंध में कोठारी आयोग ने भी एक परिभाषा दी है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो कोठारी आयोग का कहना था कि राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वह किसी और की नहीं हो सकती। यानी कि एक राष्ट्र के निर्माण में जितना महत्वपूर्ण शिक्षक है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक ही जब बच्चों को पढ़ाता है तो जैसे वह मतलब जिस तरीके की शिक्षा बच्चों को देगा, और बच्चे ही आने वाले राष्ट्र का निर्माण मतलब आने वाले राष्ट्र के निर्माता होते हैं, तो जिस तरीके से उनको शिक्षाएं दी गई हैं आगे भविष्य में उसी तरीके से हमारा राष्ट्र निर्मित होगा। तो एक राष्ट्र के निर्माण में जिस तरीके की भूमिका एक शिक्षक की है वह किसी और की नहीं हो सकती। इसके अलावा उसके आगे हम समझते हैं शिक्षक के प्रकार। तो 3 प्रकार होते हैं शिक्षक के। एक तो सत्ताधारी शिक्षक, प्रजातांत्रिक शिक्षक, हस्तक्षेपी शिक्षक। सबसे पहले अगर सत्ताधारी शिक्षक की बात करें तो ऐसा शिक्षक जो बालकों के प्रति, बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं रखता है, यानी कि वहाँ पर शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है, तो ऐसा शिक्षक तानाशाही शिक्षक या सत्ताधारी शिक्षक कहलाता है। और इस तरीके से जो शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है वो तानाशाही शिक्षा प्रणाली कहलाती है। तो ये शिक्षा प्रणाली पहले थी, अब ऐसा नहीं होता है, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। और उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षक की अगर बात करें तो जहाँ पर बालकों की रुचियों को ध्यान में रखा जाता है, उन्हें पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाता है, यानी कि बालक को केंद्र में रखा जाता है। बालक की मानसिक स्थिति और रुचियों, क्षमताओं, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, और ऐसे शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षक कहलाते हैं। हस्तक्षेपी शिक्षक की अगर बात करें तो जब शिक्षा दूरस्थ प्रणाली से उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे कि ऑनलाइन के माध्यम से हो गया, तो वहाँ पर शिक्षक शिक्षा दे रहा है, बट बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं ये बच्चों पर डिपेंड करता है। यानी कि वहाँ पर शिक्षक जो है वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर पाता। तो ऐसा शिक्षक हस्तक्षेपी शिक्षक कहलाएगा, और शिक्षा हस्तक्षेपी शिक्षा कहलाती है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। तो एनसीएफ 2005 ने शिक्षक को बताया है कि एक शिक्षक सुविधा प्रदाता होता है, परामर्शदाता होता है, मार्गदर्शक होता है, अनुश्रवणकर्ता होता है और एक नेतृत्वकर्ता होता है। तो ये 5 प्रकार एनसीएफ 2005 ने बताए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में किस प्रकार से काम करता है, यानी कि कौन सी सुविधाएं एक शिक्षक बच्चों को देता है जिस कारण से वह सुविधा प्रदाता कहलाता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो वह ज्ञान का सरलीकरण करता है, यानी कि जब बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाता है, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं और किसी एक शिक्षण विधि का प्रयोग करके बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता, यानी कि एक ही विधि से बच्चे नहीं सीखते हैं। तो इस तरीके से एक जो शिक्षक होता है वो ज्ञान का सरलीकरण भी करता है बच्चों के सामने, ताकि बच्चे सीख सकें, क्योंकि उससे सभी बच्चों को सिखाना है। तो वह ज्ञान का सरलीकरण करता है, यानी कि ज्ञान के सरलीकरण की सुविधा वह बच्चों को प्रदान करता है, जिस तरीके से बच्चा आसानी से सीख लेता है।
इसके अलावा वह सुगमकर्ता भी होता है, यानी कि वह सुविधाएं प्रदान करवाता है बच्चों को कि किस तरीके से बच्चे के ज्ञान का सरलीकरण किया जाए और बच्चा सीखे। इसके अलावा वह भय मुक्त वातावरण भी प्रदान करवाता है बच्चों को, क्योंकि अगर शिक्षक मतलब मान लो सत्तावादी होगा या निरंकुश विचारधारा का होगा, तो ऐसे में जो बच्चे होंगे वो शिक्षक से डरेंगे, और जब डरेंगे तो फिर वह शिक्षक से अपनी कोई भी बात ना कहेंगे ना ही कुछ पूछेंगे, और जब वे कुछ ना पूछेंगे ना कुछ कहेंगे तो फिर वह सीख भी नहीं पाएंगे। तो इस वजह से एक जो शिक्षक होता है वह बच्चों को भय मुक्त वातावरण भी प्रदान करवाता है, ताकि बच्चा आसानी से सीख सके, निडर होकर के सीखे। तो इसलिए वह मतलब वो भय मुक्त वातावरण प्रदान करने की सुविधा देता है, तो इस कारण से भी वह सुविधा प्रदाता होता है। और आगे भी देखते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं वह देता है। तो एक तो त्रुटियों को सुधारने का मौका देता है, क्योंकि बच्चे छोटे मतलब जब छोटे होते हैं तो वो गलतियां करते हैं, क्योंकि कोई भी बिना त्रुटि के नहीं सीखता, यानी कि जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, ये सीखने में स्वाभाविक है। तो ये एक शिक्षक जानता है, क्योंकि वह भी जब छोटा था तो उससे भी गलतियां होती थीं। तो इन सभी चीज़ों को एक शिक्षक जानता है, तो इस वजह से वह बच्चों को त्रुटियां सुधारने का मौका भी देता है, यानी कि छोटी छोटी गलतियों पर यदि बच्चों को डांटा जाएगा तो भी बच्चा डरेगा और सीखेगा नहीं, तो वह त्रुटियों को सुधारने का मौका भी देता है। इसके अलावा अधिगम योग्य परिस्थितियाँ बनाता है, यानी कि बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए, कैसे बच्चा सीख पाएगा, कक्षा का किस तरीके से माहौल बनाएं, कैसा प्रस्तुतिकरण करें कि बच्चों का मन लगे और बच्चे सीखें। तो बच्चों को सीखने के योग्य परिस्थितियों का निर्माण करता है एक शिक्षक। इसके अलावा बच्चों को जब भी कुछ वो सिखाता है तो पूर्व ज्ञान से जोड़ करके सिखाता है। तो पूर्व ज्ञान से जोड़ने की सुविधा भी एक शिक्षक बच्चों को देता है, क्योंकि बच्चा जब घर से आया है तो वह कुछ ना कुछ सीख करके ही आता है। तो बच्चा जो कुछ पहले से जानता है और कुछ भी उसे जो नवीन सिखाना है, तो पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए एक शिक्षक बच्चों को सिखाता है। और इसके अलावा शिक्षण सामग्री की भी व्यवस्था करता है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की वह शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करवाता है बच्चों के सामने, ताकि बच्चों की रुचियाँ बनी रहें और उनमें प्रेरणाएँ आएँ। यानी कि वह शिक्षण सामग्री के जरिए बच्चों में रुचियाँ और प्रेरणाओं की सुविधा भी देता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे मतलब यदि रुचि नहीं ले रहे सीखने में, तो वह शिक्षण सामग्री के माध्यम से उनके अंदर रुचियाँ उत्पन्न करता है, उनमें प्रेरणाएँ लाता है। तो ये सारी सुविधाएँ भी एक शिक्षक बच्चों को देता है। इसके अलावा भ्रम दूर करने की सुविधा भी देता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे कुछ सीखते टाइम यदि भ्रमित हो जाते हैं, तो भ्रम दूर करने का काम शिक्षक करता है, क्योंकि यदि शिक्षक भ्रम को दूर नहीं करेगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो एक शिक्षक भ्रम को भी दूर करता है। इसके अलावा समूह वार्तालाप की भी सुविधा देता है, यानी कि क्लास में छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को बांट देना, यानी कि कोई भी टॉपिक यदि शिक्षक ने बच्चों को सिखाया है तो आपस में छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को बांट देना और उस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए कहना। तो बच्चे जब आपस में बातें करते हैं उसी टॉपिक पर तो वह ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि आपस में बातें करना उनके लिए ज़्यादा सहज होता है। तो इस तरीके से वे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं, यानी कि वह समूह वार्तालाप की सुविधा भी देता है। इसके अलावा करके सीखने की सुविधाएँ भी बच्चों को एक शिक्षक देता है, क्योंकि मतलब क्लास में कई सारी गतिविधियाँ शिक्षक करवाता रहता है। तो इस प्रकार बच्चे क्योंकि करके ज़्यादा सीखते हैं तो वह करके सीखने की सुविधा देता है। इसके अलावा मंच प्रदान करने की सुविधा या फिर आत्मा व्यक्त की सुविधा भी एक शिक्षक बच्चों को देता है। तो इससे क्या होता है कि एक शिक्षक बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जब बच्चा बोलेगा तो वह अपने आप को व्यक्त करेगा, अपनी जो कुछ भी वह बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, या जो कुछ भी उसके विचार हैं उनको वह व्यक्त करता है। तो इस चीज़ की भी सुविधा एक शिक्षक बच्चों को देता है। तो इन सभी कारणों से एक शिक्षक सुविधा प्रदाता कहलाता है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं कि जो एक शिक्षक है वो शिक्षक की भूमिका नेतृत्वकर्ता के रूप में क्यों होती है, मतलब कैसे होती है। तो नेतृत्वकर्ता जो होता है उसके गुण क्या क्या होने चाहिए। एक तो नेतृत्वकर्ता मुखिया के तरीके से काम करता है, तो ठीक उसी तरीके एक शिक्षक भी बच्चों को जब सिखाता है तो वह मुखिया के तरीके सिखाता है, यानी कि वह पूरी जिम्मेदारी लेता है, सफलता की भी जिम्मेदारी लेता है और असफलता की भी जिम्मेदारी लेता है। इसके अलावा एक जो नेतृत्वकर्ता होता है उसके अंदर पहल करने वाला गुण होना चाहिए, यानी कि किसी भी चीज़ को शुरुआत करने का गुण होना चाहिए। तो शिक्षक के अंदर भी पहल करने का गुण पाया जाता है। और सलाह के रूप में, यानी कि एक जो नेतृत्वकर्ता होता है तो जिस भी ग्रुप का वह नेतृत्व करता है
तो वह अपने ग्रुप के सदस्यों को सलाह देता है कि किस तरीके से क्या करना है। तो सेम शिक्षक भी ऐसे ही अपने बच्चों को सलाह देता है, सही बातें सिखाता है, किस तरीके से क्या करना है, कैसे सीखना है, इन सभी चीज़ों की सलाह देता है। तो एक शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी होता है। इसके अलावा प्रजातांत्रिक रूप में, तो क्योंकि जो नेतृत्वकर्ता होता है वह अपनी प्रजा का, यानी कि जो भी उसके ग्रुप के सदस्य हैं, उनका भला बुरा सोचना, उनके बारे में किस तरीके से क्या काम करना है, तो ये सारी चीज़ों की सुविधाएं एक शिक्षक भी देता है और इन सभी चीज़ों के बारे में एक शिक्षक भी सोचता है। तो क्योंकि वह बच्चों को, मतलब बच्चों की मानसिक स्थिति, बच्चों की रुचियों, क्षमताओं आदि का ध्यान रखते हुए बच्चों को चीज़ें सिखाता है, तो वह एक प्रजातांत्रिक के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा नेतृत्वकर्ता का अनुभवी होना भी आवश्यक होता है। तो एक शिक्षक अनुभवी भी होता है क्योंकि वह भी अपने बचपन से पढ़ कर के आया है, तो उसे भी तरह तरह के अनुभव हैं कि किस तरीके से उसको यदि दिक्कत होती थी सीखने में तो उसे क्या महसूस होता था, कि उसे कैसे सिखाया जाए। तो इन सभी चीज़ों को वह अनुभव भी लिए हुए हैं, यानी कि नेतृत्वकर्ता के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए और शिक्षक के अंदर भी ये सारे गुण होते हैं। तो इस वजह से एक शिक्षक नेतृत्वकर्ता भी कहलाता है, यानी कि एक शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में होता है। और अगला जो पॉइंट है, शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में, तो इसको भी समझ लेते हैं कि एक जो शिक्षक है वो मार्गदर्शक के रूप में किस तरीके से काम करता है। तो यदि हम किसी से मार्गदर्शक लेते हैं, मतलब किसी से मार्गदर्शन लेते हैं, सलाह लेते हैं, तो वह विशेषज्ञ होता है। किसी विशेषज्ञ से हम किसी प्रकार की सलाह लेंगे तो एक शिक्षक के अंदर भी विशेषज्ञता होती है और वह अनुभवी भी होता है। इसके अलावा मार्ग का ज्ञाता, क्योंकि वह खुद भी उसी रास्ते से चल कर आया है और वह उसी रास्ते से होकर आया, यानी कि वह भी पहले पढ़ता था, पहले स्टूडेंट था, तो उसे अनुभव भी है। इसके अलावा वह उस चीज़ का विशेषज्ञ भी है क्योंकि उसने पहले कुछ पढ़ने के दौरान सीखा और अब वह शिक्षक बन चुका है, तो वह विशेषज्ञ भी हो चुका है। तो इस तरीके से उसके अंदर मतलब विशेषज्ञता का गुण पाया जाता है, अनुभवी भी होता है और मार्ग का ज्ञाता भी है। इसके अलावा पहल करने वाला भी है और वह बच्चों को सुविधाएं भी प्रदान करवाता है कि किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाए, कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करें ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। और प्रेरक करता भी होता है, यानी कि जब भी बच्चे यदि कुछ भी सीखने से डरते हैं या उन्हें समझने में दिक्कत होती है या कभी कभी हिम्मत यदि हारने लगते हैं, तो शिक्षक उन्हें हिम्मत प्रदान करता है, उन्हें प्रेरित करता है, रुचियाँ उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से एक जो शिक्षक है वो प्रेरक करता भी होता है। तो एक मार्गदर्शक के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए और जो कि शिक्षक के अंदर भी होते हैं, तो इस वजह से वह एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, शिक्षक की भूमिका एक परामर्शदाता के रूप में, यानी कि एक जो शिक्षक है वो परामर्शदाता के रूप में किस तरीके से काम करता है, तो इसको समझते हैं। यानी कि परामर्श से मतलब होता है कि हमें किसी अनुभवी व्यक्ति से हम जब सलाह लेते हैं तो उसे परामर्शदाता कहते हैं। तो परामर्शदाता जो होता है, यानी कि जो भी सलाह देने वाला होता है, यदि वह किसी को सलाह देता है तो वह उसका हित ही चाहता है, यानी कि वह गलत सलाह नहीं दे रहा है। तो उसी तरीके से एक शिक्षक भी छात्रों का हित चाहता है, तो वह छात्रों का हितैषी होता है। इसके अलावा यदि आप किसी से सलाह लेते हैं, परामर्श लेते हैं, तो क्योंकि आपने उससे परामर्श लिया है, आपने उसको अपनी बात बताई है कि आपको इस चीज़ में परामर्श चाहिए, तो जो परामर्श देने वाला होता है आपको परामर्श देता है और उसके साथ ही वह उस बात की गोपनीयता भी रखता है, क्योंकि परामर्शदाता के अंदर ये गुण पाया जाता है कि वह आपको परामर्श देगा और जो कुछ भी आपकी समस्या है उसको समझेगा और उसको गोपनीय भी रखेगा। तो ठीक उसी तरीके से एक शिक्षक भी ऐसा ही होता है कि वह बच्चों की समस्याओं को समझता है और उनका हित चाहता है। इसके अलावा बातों को गोपनीय भी रखता है, यानी कि ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, मान लो बच्चे ने पूछा तो एक शिक्षक उसे बताएगा, समझा देगा। अब वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा कि उसका मजाक उड़ाए, तुम्हें तो ये नहीं आता, वो नहीं आता, मतलब एक शिक्षक के अंदर ऐसा गुण नहीं पाया जाता। तो इस वजह से वह परामर्शदाता भी होता है। इसके अलावा निस्वार्थ, यानी कि जो परामर्शदाता होता है वह निस्वार्थ भाव से परामर्श देता है। तो ठीक उसी तरीके से एक शिक्षक भी बच्चों को जो परामर्श देता है, बच्चों का क्योंकि वह हित चाहता है, तो वह स्वार्थी नहीं होता, ये सारे काम वह निस्वार्थ भाव से करता है। इसके अलावा विद्यार्थी की समस्या को समझने वाला होता है, यानी कि समस्याओं को समझ करके ही वह
बच्चों को परामर्श देता है, उसे शिक्षाएं प्रदान करवाता है और प्रजातांत्रिक सोच वाला भी होता है, क्योंकि एक जो शिक्षक होता है वो बच्चों का हित चाहता है और प्रजातांत्रिक सोच रखता है, यानी कि बच्चों की जो भी क्षमताएं हैं, जो भी उसकी स्थिति है, मानसिक कंडीशन जैसी भी है, उन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। तो ये सारे गुण होते हैं एक परामर्शदाता के अंदर और जो कि एक शिक्षक में भी पाए जाते हैं। और अब हम उसके बाद देख लेते हैं अनुश्रवणकर्ता के रूप में। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि अनुश्रवणकर्ता क्या होता है। अनुश्रवणकर्ता से मतलब होता है कि किसी भी कार्य को देख रेख करने वाला या उस कार्य के दौरान जो कुछ भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को समझने वाला जो होता है वो होता है अनुश्रवणकर्ता। तो ठीक उसी तरह से एक अध्यापक भी अपने बच्चों की उन्नति या अवनति की देख रेख करता है और जो कुछ भी उनकी समस्याएं आती हैं उनको सुनता है, समझता है। इसके अलावा बच्चों मतलब एक जो शिक्षक होता है वो उनके कार्यों में जो भी कुछ भी बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनको दूर करता है। इस वजह से एक शिक्षक अनुश्रवणकर्ता भी कहलाता है। तो एक अनुश्रवणकर्ता के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। एक तो वह प्रतिपुष्टिकर्ता होता है। प्रतिपुष्टि से मतलब होता है कि जब वह मतलब जो अनुश्रवण करता है, जब वह किसी कार्य की देख रेख करेगा तो देख रेख करने के बाद फिर वह उसकी प्रतिपुष्टि भी देगा कि क्या क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कहाँ पर क्या कमियां आई हैं। तो ये सारे काम एक शिक्षक भी करता है। इसके अलावा निदान करता, यानी कि वह समस्याओं को सुनता है बच्चों की, मतलब उनकी समस्याओं को सुन करके उनका निदान करता है, बच्चों की समस्याओं का कारण जानता है और निदान करने के बाद वह उनकी समस्याओं का उपचार भी करता है। और ये सारे गुण एक अनुश्रवणकर्ता के अंदर होते हैं और शिक्षक भी सेम ऐसे ही करता है, यानी कि वह प्रतिपुष्टि भी लेता है, निदान भी करता है, उपचार भी करता है। इसके अलावा मानक भी निर्धारित करता है। मानक निर्धारित से मतलब ऐसे है कि जब वह बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहा है तो सिखाने के दौरान वह बच्चों की क्षमताओं को जानता है, उनकी रुचियों को जानता है। यानी कि जब वह बच्चों की क्षमताओं और रुचियों को जानेगा तो वह उसी के हिसाब से बच्चों के लिए मानक निर्धारित करेगा, यानी कि उसी के हिसाब से वह बच्चों को सिखाएगा। तो वह मानक निर्धारक भी होता है। इसके अलावा आकलन करता, यानी कि वह उसने बच्चों को जो कुछ भी सिखाया है उसका आकलन भी करता है, मूल्यांकन करता है और आकलन और मूल्यांकन करके वह इन सभी चीज़ों की पहचान भी करता है, क्योंकि जब वह आकलन करेगा, मूल्यांकन करेगा और फिर पहचान कर लेगा तभी वह बच्चों को चीज़ें सही से सिखा पाएगा। तो एक अनुश्रवणकर्ता के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए जो कि शिक्षक के अंदर भी होते हैं। तो इस वजह से एक शिक्षक अनुश्रवणकर्ता के रूप में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक शिक्षक क्या होता है शिक्षार्थी के लिए, और यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी की जो भी आपस में मतलब प्रकृति है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से शिक्षक बच्चों को सिखाता है और बच्चे सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।